हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर। क्लास 11 का साइकोलॉजी के चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर है, ये बताता है कि कैसे ह्यूमन का बर्थ से लेकर के डेथ तक कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये समझना है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से समझने हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके प्रोसेसेस के बारे में, डेवलपमेंट का मीनिंग, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। डेवलपमेंट का मीनिंग हमें पढ़ना, मीनिंग। ओके, फिर उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है इसमें, मीनिंग और प्रोसेस। साथ में इतना हमें जब समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद में हमें देखना है एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, फिर अगला क्या आएगा कि हेरिडिटी का क्या फर्क, हेरिडिटी से डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर ये कॉन्टेक्स्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है, किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, हम देखेंगे इसको भी। डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, यानी कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्फेंसी के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। ये अलग अलग स्टेजेस होंगी। एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड एडल्टहुड के बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली ओल्ड एज के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा यहाँ से चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमें ये देखना है। और साथ में ये देखेंगे रिफ्लेक्ट योर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑन योर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या समझ में आया डेवलपमेंट के बारे में, तुम अपने यहाँ तक हमें ये देखना है। तो हम सबसे पहले, जैसा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट क्या करता हूँ कि सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, और हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे। ओके, सीधे हम क्वेश्चन से करेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, एकदम लास्ट स्टेज पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा उल्टा चलूंगा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडल्टहुड। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडल्टहुड एंड ओल्ड एज से, यहाँ से। तो समझेंगे कि एडल्टहुड होता क्या है, एडल्ट कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, यहाँ पे हमें समझना है यहाँ से। ओके, क्लियर रखना है यहाँ से, क्लियर बातें हम देखेंगे यहाँ से क्या है कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको, एडल्टहुड। अभी हम पढ़ने वाले हैं एडल्टहुड। ओके, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओल्ड एज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एडल्टहुड। तो अगर हम बात करेंगे एडल्टहुड की, तो यहाँ आप देखिए एडल्ट कौन होता है, एडल्ट कौन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, हु इज एडल्ट, एडल्ट कौन है और कौन नहीं है। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। तो हमें सबसे पहला चीज पता चला कि एन एडल्ट इज जनरली डिफाइंड एज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर एंड सेल्फ सपोर्टिंग एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल हो, अपने काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबल हो, उसने जो किया है उसको लेकर के अकाउंटेबल हो, और साथ में मेच्योर हो, और साथ में क्या हो, खुद का सपोर्ट कर सकता हो, और साथ में ही क्या हो, वेल इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कि अपने सोसाइटी से जुड़ा हुआ। तो एडल्ट, इसका आंसर हमारे पास में क्या मिल गया, हु इज एडल्ट का आंसर क्या मिला हमें, यही मिला, एन एडल्ट
इज जनरली डिफाइंड एज समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्या बताएंगे? एन एडल्ट इज द पर्सन हु इज responsible, mature, responsible, mature, and self-supporting. Sorry, comma, self-supporting and well integrated in the society. तो ये पर्सन हो जाएगा एडल्ट। हमें ये समझ में आ गया कि एडल्ट कौन होगा। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, मेच्योर है और सेल्फ सपोर्टिंग है, और साथ में ही क्या हो कि वो सोसाइटी से बढ़िया से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडल्ट। यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। ओके। क्या होना चाहिए? एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, मेच्योर है, सेल्फ सपोर्टिंग है और वेल इंटीग्रेटेड टू द सोसाइटी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया आपको कि ये कौन है कौन नहीं? तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर, सेल्फ सपोर्टिंग एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। ओके। नेक्स्ट, अब हमारे जब यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, देखते हैं, आगे पढ़िए। देयर इज अ वेरिएशन इन डेवलपिंग दीज एट्रीब्यूट्स। अब देखो क्या होता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक्चुअल में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एडल्ट। ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तब भी हम लिखेंगे कि एक एडल्ट के पास में क्या होता है? एन एडल्ट है, एन एडल्ट इज। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स हम बता देंगे। वही सेम टू सेम। सबसे पहला क्या है? रेस्पॉन्सिबल। सबसे पहला क्या बता देंगे? रेस्पॉन्सिबल। सेम ही क्वेश्चन है, बस उसका दूसरा तरीके से। फिर सेकंड क्या पूछा जाएगा? सेकंड क्या पूछा जाएगा? मेच्योर। हाँ, सेकंड है मेच्योर। तीसरा, तीसरा क्या होगा? सेल्फ सपोर्टिंग। सेल्फ सपोर्टिंग। और चौथा, वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि जब मैं बात करता हूं एडल्टहुड की, तो यहाँ पे। लेकिन अब आगे देखिए, यहाँ तक दो क्वेश्चन हमने बनाए और दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग लगभग सेम था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है, बस उसके पूछने का तरीका बदल गया। ओके। अब हम नया तरीका देखते हैं, नया आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। आगे लिखा हुआ है कि देयर इज अ वेरिएशन इन डेवलपिंग दी दैट एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को डेवलप होने में क्या, कि कोई भी कब रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी कब मेच्योर होगा, कोई भी कब सेल्फ सपोर्टिंग होगा, और कोई भी कब अपने सोसाइटी में इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब अपनी सोसाइटी से बढ़िया से जुड़ेगा। कब होगा? ये सबके लिए वेरी करता है। वेरी मतलब होता है अलग अलग टाइम। which suggests that there is a shift in timing when an individual becomes an adult or assumes adult roles। यानी कि देखो, कह रहा है कि एडल्ट होने में भी एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देयर इज अ वेरिएशन इन डेवलपिंग दीज एट्रीब्यूट। इन एट्रीब्यूट्स को, जो ये एट्रीब्यूट्स है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो बनता है उसको रिस्पॉन्सिबल बनने में भी टाइम गैप लगता है। कोई भी पर्सन अगर क्या कहते हैं कि अपने सेल्फ सपोर्टिंग या मैच्योर हो रहा होगा, तो मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। दैट्स वाई उसको क्या होगा? विच सजेस्ट दैट देयर इज अ शिफ्ट इन टाइमिंग व्हेन, इसकी वजह से
इसकी वजह से ये लगता है कि क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल होगा, अगर उसको एडल्ट होना है तो क्या कहते हैं कि या उसके एडल्ट के रोल्स के रूप में उसको थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है? देयर इज अ शिफ्ट इन टाइमिंग व्हेन इंडिविजुअल बिकम्स एन एडल्ट और एज्यूम्स एडल्ट रोल्स। यानी कि जब वो एडल्ट होता है और जब से बनना शुरू होता है, तब से क्या कहते हैं कि दोनों के बीच में टाइम गैप होता है। ओके, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये था, इस लाइन का मतलब था कि अगर आपने यहाँ पे मान लो कि ये है, अब मैं कैसे हूँ कि यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ टाइम पहले, मान लो 6 महीने पहले या 7 महीने पहले यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे कुछ महीने पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ इनका डेवलपमेंट। फिर धीरे 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 टाइम बीत गया, और 7 मंथ के गैप के बाद में, 7 मंथ या मान लो कि 10, क्या कहते हैं कि 1 साल 2 साल लग गए, 2 साल लग गए इनको अपने सोसाइटी में इंटीग्रेट होने में। 2 साल लग गए क्या कहते हैं कि इनको अपनी चीजों को समझने में। तो इसी को बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि शिफ्टिंग। तेरह, हाँ, मतलब कि कुछ ना कुछ टाइम में शिफ्ट होगा, क्योंकि ये वेरिएशन होता रहता है। ओके, अब अगला आता है। तो देखिए क्या है, सम पीपल टेक अप जॉब्स अलोंग विद दियर कॉलेज स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग देखो क्या होता है, कॉलेज में पढ़ते रहते हैं और साथ में क्या कहते हैं कि जॉब करने लगते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि शादी कर लेते हैं और फिर क्या कहते हैं कि एंड नॉट परस्यू दियर स्टडी। कुछ लोग शादी कर लेते हैं और वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं सबके लिए। क्या कहते हैं कि कुछ लोग मतलब कि शादी के साथ जॉब करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ऐसे ही अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती हैं। अदर्स में कंटिन्यू। तो देखो क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के साथ में रहते हैं इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड बीइंग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। और वो क्या होते हैं कि क्या, जब क्या कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, अदर्स में कंटिन्यू टू लिव विद दियर पेरेंट्स इवन बीइंग। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग शादी करके अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, हाँ। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ, ऐसे ही भी होते हैं कि जो क्या कहते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। द assumption ऑफ एडल्ट रोल्स इज डायरेक्टेड बाई एन इंडिविजुअल सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल को कोई एडल्ट रोल मिल रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है उसको अगर कोई भी एडल्ट रोल मिल रहा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, उसको जितना भी जो रोल मिलता है, जो भी रोल मिल रहा होगा, वो किसके डिपेंड करता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो किस सोसाइटी में है। इस बात से समझ में आता है कि वो एडल्ट होने के पास में उसके कौन से रोल मिलने वाले। उसकी सोसाइटी जैसी होगी वैसा ही उसको रोल मिलेगा एडल्ट होने के बाद में। ओके, द बेस्ट टाइम फॉर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट क्या होता है, माइट बी क्वाइट डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर, बट within a culture there is a similarity in the course of adult development। देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये कहते हैं कि बेस्ट टाइम होता है, द बेस्ट टाइम ऑफ, हाँ, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट। यानी कि जो बेस्ट टाइम होता है, जैसे क्या कहते हैं कि, हाँ, जॉब मिलना, शादी होना और बच्चे होना, ये सब क्या कहते हैं कि लोगों के लिए लगता है कि क्या कहते हैं कि भाई ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट इवेंट होता है ये जीवन का। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी किसमें होती है कि शादी हो गई। सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है, जब जॉब लग जाती है। उससे भी ज्यादा खुशी कब होती है, जब बच्चे हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट होते हैं। और ये सारे ही सारे लाइफ इवेंट, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, ये सारे के सारे लाइफ इवेंट कब होते हैं, जब कोई भी पर्सन क्या होता है, एडल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि इसी टाइम में क्या कहते हैं कि इसी एडल्ट प्रोसेस में जब एडल्ट हो जाता है कोई भी, तो उनको ये सारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या होता है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइम पे हो सकता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन बट विद इन अ कल्चर देयर इज अ सिमिलरिटी।
इन द कोर्स ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर एक ही अलग अलग कल्चर में हो सकता है कि उनका डेवलपमेंट अलग अलग हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर ये ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ए रहता है कहीं पे नॉर्थ इंडिया में, हाँ, और बी जो रहता है वो साउथ इंडिया में रहता है। तो मैंने क्या बताया, इनकी भी सेम एज है, दोनों ही 18 या 20 साल के हो गए, दोनों ही 20 ईयर्स के हो गए, ये भी, ये भी, हाँ, दोनों ही 20 ईयर्स के हो गए। अब समझने वाली बात क्या है कि दोनों ही एडल्ट हो गए, ऐसा समझ लेते हैं, दोनों ही एडल्ट हो गए। लेकिन लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे देखो, मे क्वाइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स। अब क्या होता है कि इसकी शादी जल्दी ही करा देते हैं, इसकी शादी करा देते हैं कि जैसे ये 20 का हुआ तुरंत इसकी शादी हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी शादी अभी कराया ही नहीं है, इसकी शादी कराई जाती है 25 ईयर्स के बाद में। तो वही यहाँ पे, और इसके फिर बच्चे जो हुए 1 साल बाद, मतलब इसकी शादी हुई, ये जब 20 साल का था, शादी हुई 21 22 साल का जब था, तो इसके बच्चे भी हो गए। अब इसने क्या कहते हैं कि यहाँ पे 27 साल के, मतलब कि 1.5 2 साल बाद में इसके बच्चे हुए, इनके पैदा हुए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या कहते हैं कि चीजें होगी, लेकिन दोनों ही चीजें, मतलब कि ये सारे इवेंट्स होंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो सकता है। लेकिन उस कल्चर में उस कल्चर में जितने भी लोग हैं वो उनका वैसे ही डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आगे। इन अर्ली चाइल्ड एडल्टहुड, जब हम पहले एडल्टहुड, मतलब कि सबसे पहले शुरुआती में क्या होता है, शुरुआत जैसे ही एडल्टहुड, मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि 18 ईयर्स होते हैं, तो टू मेजर रोल टास्क आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडल्ट लिविंग इन डेवलपिंग द स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला चीज क्या करना पड़ता है, सबसे मेजर टू टास्क कौन से हैं, टू मेजर टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, टू मेजर टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड। कोई भी एडल्ट होता है तो उसका सबसे मेजर टास्क क्या होता है, दो। तो सबसे पहला चीज हमें समझना है ये, सेकेंड, देखो सबसे पहला चीज क्या होगा आपको, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर एडल्ट लिविंग। सबसे पहला वो लिविंग के लिए एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडल्ट लिविंग। तो वो पहले तो अपने रहने के लिए क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा। कोई भी अगर क्या कहते हैं कि, हाँ, कोई भी एडल्ट होगा या होगी तो वो क्या करेगा, सबसे या करेगी, सबसे पहले वो क्या करेगी कि अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए वो क्या करेगा, ठीक है, कहते हैं एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटी कि वो कहाँ पे रहेगा, ओके, या रहेगी। एंड डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर, सेकेंड मेजर टास्क क्या होता है, डेवलपिंग द स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर। स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर को भी डेवलप करने में दो मेजर टास्क होते हैं। दो मेजर टास्क कौन कौन से हैं, सबसे पहला मैंने बताया, पहला मैंने बताया कि आपको क्या करना है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडल्ट लिविंग, उसको अपने क्या कहते हैं कि रहने के लिए, अपने रहने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, क्या, डेवलपिंग द स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर, कि कैसे वो अपने लाइफ को स्टेबल कर सकता है या कर सकती है, कैसे वो अपने लाइफ को स्टेबल कर सकता है या कर सकती है। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट होता है। यहाँ तक बात समझ आए, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि
तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। दूसरा क्वेश्चन हमें मिल गया कि टू मेजर टास्क वैसे बताइए जो अर्ली चाइल्डहुड में मिलते हैं। तो ये हो गए, सॉरी अर्ली एडल्टहुड में मिलते हैं। अब नेक्स्ट द ट्वेंटीज। द ट्वेंटीज रिप्रेजेंट द नोविस फेज। नोविस मतलब होता है नौसिखिया, अभी नया नया। नोविस का मतलब होता है नया नया, नौसिखिया जिसको कुछ पता ना हो। नोविस फेज ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। तो जो ट्वेंटीज जो होते हैं, मतलब कि जब 18-20 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक प्रकार से समझ लो नौसिखिया है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। अ ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस शुड अकर। तो इसी फेज में तो क्या होता है, अब देखो क्या होगा। अचानक से ट्रांसमिशन, अचानक से नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस में, डेवलपमेंट हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखना है। डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सडन नहीं है। क्या नहीं है, सडन नहीं है। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस नॉट सडन। सडन का मतलब अचानक से नहीं होता। तो यानी कि जब क्या कहते हैं कि लोग, जो बच्चे होते हैं जो ट्वेंटीज में होते हैं, ट्वेंटीज में वो क्या होते हैं, नोविस फेज में होते हैं। नोविस मतलब नए नए होते हैं। अब ये ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अ ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस शुड अकर। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे एक चीज तो है, जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एडल्ट जो होते हैं वो कहते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट होना जो हुआ, अगर मैंने बोला कि डिपेंडेंट थे पहले, पहले अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे, हो सकता है अपने समाज के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, फिर वो डिपेंडेंट से अब किधर की ओर जाना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट की ओर। किधर जाना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट की ओर। तो ये जो इंडिपेंडेंट की ओर जाने वाला जो प्रोसेस है ना, इंडिपेंडेंट की ओर जो ये जाने वाला प्रोसेस होना चाहिए, ये ग्रेजुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। ग्रेजुअल का मतलब होता है नॉट सडन, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे होना चाहिए, अचानक से नहीं होना चाहिए। ओके, यहां तक समझ में आया। दिस कुड बी मार्क्ड बाई द इमेज, एन इमेज ऑफ काइंड ऑफ लाइफ ऑफ यंग पर्सन वांट्स। और यहाँ पे क्या बोला है, दिस कुड बी मार्क्ड। मार्क्ड का मतलब होता है चिन्हित किया जा सकता है, चिन्हित किया जाना मतलब होता है पहचाना जा सकता है। दिस कुड बी मार्क्ड बाई एन इमेज ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ द यंग पर्सन वांट्स। और ये जो चेंज हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये कैसा होना चाहिए, जैसा वो पर्सन चाहता है या जैसा वो पर्सन चाहती है। हाँ, ये क्या कहते हैं कि जो ग्रेजुअल जो चेंज होता है, ये जो चेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जैसा वो पर्सन चाहती है या जैसा वो पर्सन चाहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि ये चेंज तो हो लेकिन वो चेंज उसके अकॉर्डिंग ना हो। अकॉर्डिंग टू एडल्ट, ये क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एडल्ट, जैसा वो चाहे, ताकि उसके दिमाग में उसकी छाप छूट जाए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि मार्क्ड बाई एन इमेज ऑफ द काइंड। ये जो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट का जो ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि वो जैसा चाहता है वैसा लाइफ हो। यानी कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड करियर, जैसा वो करियर चाहता है वैसे उसकी करियर मिल जाए। और जैसा डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट तो बने, लेकिन वो जैसा करियर चाहता है उसको वैसा करियर मिले। जैसा उसको क्या कहते हैं कि शादी करना चाहता है वैसे उसकी शादी हो। ओके, यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, तो ये एडल्ट के बारे में हमने यहाँ तक बात पढ़ी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो फिर से अभी हमारे पास में दो बातें आ गई। एक आ गया करियर, एक आ गया वर्क। करियर एंड वर्क, और साथ में मैरिज, पैरेंटहुड एंड फैमिली। क्योंकि एक एडल्ट होगा, उसके बाद में जैसे ही एडल्ट होते हैं तो अब क्या हुआ, सबसे पहला काम आएगा करियर। करियर में क्या होता है, अर्निंग। जीने के लिए क्या होगा, लिविंग के लिए क्या होगा, अर्निंग करना पड़ेगा। वो अर्निंग कहाँ से आएगी, वो करियर से आएगी। अच्छा, मतलब आने को तो कहीं से भी आ सकती है अर्निंग, लेकिन अगर हम क्या कर देंगे कि हमारा जो वर्क होगा, हमारे जैसा हम सोचेंगे, अगर वैसा हो जाए तो फिर क्या कहते हैं कि अच्छी बात होगी। तो वही करियर एंड वर्क, अर्निंग अ लिविंग
चूजिंग एन ऑक्यूपेशन, अर्निंग अ लिविंग। चूजिंग एन ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो काम उनको करना है, एंड डेवलपिंग अ करियर आर इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर द पीपल इन दियर ट्वेंटीज एंड थर्टीज। लोग ट्वेंटीज और थर्टीज में क्या करते हैं, लोग ट्वेंटीज और थर्टीज में क्या करते हैं, अपने बारे में डिसाइड करते हैं क्या, कि कैसे हम पैसे कमाएंगे, अर्निंग अ लिविंग। ओके। और दूसरा चीज क्या डिसाइड करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं, ऑक्यूपेशन। तीसरा चीज क्या करते हैं, तीसरा चीज क्या कहते हैं कि अपने करियर को, पहला तो उन्होंने ऑक्यूपेशन को चुना, फिर उसके बाद में अपने करियर को डेवलप करेंगे, डेवलपिंग दिए करियर। यानी कि ये तीन मेन काम होते हैं, ये तीन मेन काम होते हैं इस ट्वेंटी से थर्टीज में। अगर किसी को सेटल होना है या किसी में, ये सारा चीज करते हैं। अर्निंग अ लिविंग, लिविंग को अर्न कर, लिविंग के लिए अर्न करते हैं। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन को डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं काम करना है। फिर अपने करियर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब एंटरिंग द वर्क लाइफ इज अ चैलेंजिंग इवेंट ऑफ एनीवंस लाइफ। अब क्या होता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे काम करना है, तो जब आप ऑफिस में जाओगे, हाँ जब आप ऑफिस में जाओगी तो फिर क्या होगा वहां पे, जब आप ऑफिस में जाओगी तो वहां पे क्या होगा कि आपने एंटर किया एक ऐसी जगह जहां आप कुछ नहीं पता था। अभी तो आप जस्ट पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद में आपको क्या हुआ, जॉब मिली। अब आप जॉब करने गए हो जहां आप कुछ भी नहीं जानते। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग इवेंट हुआ ना, क्योंकि अब आप तो कुछ जानते नहीं हो, तो अचानक से आप जाओगे तो काम कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। लोगों की तुमसे भी उम्मीदें होंगी और तुम्हें कंपनी से उम्मीदें होंगी। हाँ, कंपनी या जहां पर भी आप जिस भी चीज में काम कर रहे होगे, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, जिसमें भी आप काम कर रहे होगे, तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको उससे कुछ ना कुछ होप होगा, और उसको आपसे कुछ ना कुछ होप होगा। एक प्रकार से ये आ जाएगी। तो देयर आर एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग डिफरेंट एडजस्टमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। हाँ, और क्या करना पड़ेगा, अपना क्षमता प्रूव करना पड़ेगा, प्रूविंग योर कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी। आपको अपनी कैपेसिटी को प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा ना। आपका कंपटीशन होगा अलग अलग लोगों के साथ में। डीलिंग विद कंपटीशन एंड coping with expectations both of the employers and of oneself। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने भी एक्सपेक्टेशंस देखने पड़ेंगे। जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको अपने भी एक्सपेक्टेशंस देखने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं कि सामने वाले के भी एक्सपेक्टेशंस देखने पड़ेंगे। सामने वाले का मतलब होता है जिसने आपको जॉब दी है। ओके, यहाँ तक बात समझ आया कि नहीं समझ आया। हाँ, तो ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। इट इज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द न्यू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां पे आपको क्या कहते हैं कि जहां पे आप करियर को बनाने की कोशिश करते हो, या ये ट्वेंटीज थर्टीज में, यहीं पे आपको जब आप जॉब करने के लिए जाते हो, तो यहीं पे तो आपको क्या होता है, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, नए नए रोल्स मिलते हैं। तो एक प्रकार से आपके लिए सही भी है। तो ये हो गया, डेवलपिंग एंड डेवलपिंग एंड इवेलुएटिंग अ करियर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एन एडल्टहुड। तो कुल मिलाकर के एडल्टहुड के लिए क्या हो जाता है, अपने करियर को डेवलप करना है, अपने करियर को इवेलुएट करना है। तो ये मेन काम हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहला चीज मैंने अभी बताया ना, व्हाट आर द टू मेजर टास्क। तो सबसे पहला टास्क यही था, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, सॉरी हाँ, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडल्ट लिविंग। तो एडल्ट लिविंग में जो पॉसिबिलिटीज होंगी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करियर एंड वर्क। सबसे पहला पार्ट में क्या करना पड़ेगा, इसमें करियर एंड वर्क। क्या करना पड़ेगा, करियर एंड वर्क। ये आपको क्या कराएंगे, करियर एंड वर्क में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए क्या करना पड़ता है, अर्निंग अ लिविंग, चूजिंग द ऑक्यूपेशन,
डेवलपिंग अ करियर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी। फिर अब आपकी जॉब लग गई, जॉब लग जाती है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, एक स्टेबल लाइफ, मैंने बताया भी था। सेकेंड पॉइंट क्या था, जब करियर एंड वर्क के बारे में आप बात कर लोगे पूरा पहले वाले पार्ट में, सेकेंड में क्या होगा, डेवलपिंग द स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर। जब हम स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैरिज, पेरेंटहुड, फैमिली। मैरिज, पेरेंटहुड, फैमिली, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या कहानी है, क्या समझना है। तो अब एक एडल्ट के सामने सेकंड चीज क्या आती है, जॉब तो हो गई, जॉब के लिए, करियर के लिए वो सोचेगा सोचेगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, मैरिज। हाँ, तभी एडल्ट, तो क्या हो गया, सेकंड केस आ जाता है मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली। द एडजस्टमेंट दैट यू, हाँ, दैट young adults have to make when entering a marriage relate to knowing the person if not known earlier। अब क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि समझिएगा कि जब शादी होगी तो हो सकता है कि जिस पर्सन की शादी जिससे हो रही हो उसको वो पहले से जानता ही नहीं, तो उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में अब रहना पड़ेगा, उसके बारे में मतलब कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, रिलेट टू नोइंग द अदर पर्सन इफ नॉट नोन अर्लियर। तो आप सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। दूसरा चीज, कोपिंग विद ईच अदर्स लाइफ। तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के लाइफ को भी ध्यान में रखना होगा। अगर जैसे मान लीजिए ए है एक पर्सन है बी, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी। लेकिन ये एक दूसरे को जानते नहीं थे पहले से। जब एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे तो अब क्या होगा, शादी के बाद में ये क्या करेंगे, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स को समझेंगे, एक दूसरे के टेस्ट को समझेंगे। हो सकता है कि कभी कभी इनको अपने टेस्ट से क्या कहते हैं कि वो समझौता करना पड़े। हम्म, हो सकता है कि इनको अपने टेस्ट से समझौता करना पड़े, क्योंकि अब इनको एक क्या कहते हैं कि वैवाहिक जीवन जिसमें मैरिज हो चुकी है, तो हमें दूसरे को अभी ख्याल रखना पड़ेगा। इफ बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, अब जब वर्किंग, दोनों ही पार्टनर, हो सकता है ए भी वर्किंग हो, बी भी वर्किंग हो, ए भी वर्किंग हो और बी भी वर्किंग हो, देन एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द शेयरिंग एंड परफॉर्मिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। अच्छा, अब समझिएगा एक एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे बताया ए पर्सन और बी पर्सन की शादी हुई। अब जब ए की बी की शादी हुई तो ए भी काम करने वाला है, बी भी काम करने वाला है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि घर पे काम होगा ही नहीं। तो जो घर पे भी काम होगा उसके लिए भी इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये शेयर करेंगे। ओके, तो मैरिज में ये होगा। ओके, फिर साथ में मैरिड के साथ में क्या होगा, मैरिड तो हो गए, जब मैरिड हो गए तो फिर क्या कहते हैं, यानी कि शादी हो गई, शादी के बाद में अब क्या होंगे, बच्चे होंगे। जब बच्चे होंगे तो बिकमिंग अ पेरेंट कैन बी अ डिफिकल्ट, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट होना भी अब एक डिफिकल्ट काम हो गया। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि उनके लिए जो क्या कहते हैं कि अब शादी भी हो गई, अब फिर बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है कि भाई कैसे बच्चे को संभालेंगे, कैसे नहीं संभालेंगे। अब क्योंकि दोनों ही वर्किंग है तो फिर इसमें यहाँ पे समस्या ये आ जाती है, एक एडल्टहुड के लाइफ में समस्या, नेक्स्ट समस्या क्या आ जाती है भाई, नेक्स्ट समस्या ये आ जाती है उनको, नेक्स्ट नेक्स्ट चैलेंज ये आ जाता है कि कैसे उस बच्चे को संभाला जाए। ओके, यहाँ तक बात समझ आए। नेक्स्ट समझने वाले, नेक्स्ट समस्या क्या थी कि कैसे उस बच्चे को संभाला जाएगा। और साथ में ही, इवन दो इट इज यूजुअली अकम्पनीड बाई फीलिंग ऑफ लव। हालांकि क्या होता है कि एक बच्चे के लिए दोनों के, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जो अभी तक जो पति पत्नी जो सही से एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, हो सकता है कि अब उस बच्चे की वजह से और जुड़ जाए। हाँ, लेकिन ये जो मैरिज के साथ में क्या हुआ, बच्चे के, बच्चे के साथ में क्या आया, बच्चे के साथ में स्ट्रेस तो आया ही, डिफिकल्टी भी आई, लेकिन साथ में क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि फीलिंग ऑफ लव भी आया। ओके, तो इससे क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से आप, मतलब कि ये एक एडल्ट के जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या नहीं है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, आगे, हाउ एडल्ट एक्सपीरियंस पेरेंटिंग इज अफेक्टेड बाई डिफरेंट सिचुएशन। अब देखो क्या होता है कि कैसे कोई भी एडल्ट, कोई भी एडल्ट जो होगा वो पेरेंट्स को लेकर, मतलब कि अगर वो पेरेंट हो रहा है तो उसका कैसा वो, मतलब कि फर्क क्या पड़ेगा उसके ऊपर, वो हो सकता है खुश वो बहुत ज्यादा हो जाए, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। हाँ, कभी कभी होता है भाई कि क्या कहते हैं, कुछ बच्चे, कुछ लोग बच्चे नहीं चाहते लेकिन बच्चे हो गए, तो जब हो गए तो फिर क्या कहते हैं कि उनको दुखी होता है। हाँ, तो यही चीजें हैं कि वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, वहां के समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे, how adult experience parenting is affected by
किससे अफेक्टेड होता है? डिफरेंट सिचुएशन, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, फैमिली में पहले से कितने बच्चे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, अगर मान लीजिए कि सोशल सपोर्ट अच्छा होगा तब लोग खुश रहेंगे। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि एनवायर हैप्पीनेस एंड और अनहैप्पीनेस ऑफ द मैरिड कपल। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस क्या है मैरिड कपल की, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी। तो इन सब चीजों से कितना वो ज्यादा खुश हैं कितना नहीं खुश हैं, तो इन सब चीजों से भी डिपेंड करता है कि बच्चे का होना या पेरेंट बनना, ये सारी चीजें समस्या एक प्रकार से क्या कहते हैं कि हैं। हाँ, एक एडल्टहुड के लाइफ में अभी हमने बताया सबसे पहला क्या था, करियर एंड वर्क। उसको करियर ढूंढना है, मतलब सॉरी अपना वर्क ढूंढना है और साथ में अपने करियर को डेवलप और इवेलुएट करना है। दूसरा चीज आ गया मैरिज, मैरिज के बाद में पेरेंट, पेरेंट के बाद में फैमिली, ये सारी चीजें हमें समझना है। ओके, अब नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि ये सब ठीक है, यहां तक तो हो गया कि चलो ठीक है ऐसे भी चलता रहा, शादी हो भी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एडल्ट ही है, कोई एडल्ट ही है और उसके स्पाउस की डेथ हो गई। डेथ ऑफ स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है या तो वाइफ या हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। किसी की भी डेथ हो गई, तो जब डेथ हो गई या किसी का डाइवोर्स हो गया, तो इससे क्या हो, एक प्रकार से ये जो फैमिली स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हो गया, जिसमें सिंगल पेरेंट हो गए। हाँ, जिसमें क्या हो गए, केवल और केवल सिंगल पेरेंट हो गए। अब देखो बच्चा तो होगा जो, अब मान लीजिए शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे के बाद में हो सकता है किसी की में पति पत्नी में से किसी की डेथ हो गई या हो सकता है कि डाइवोर्स हो गया। अब वो बच्चा रहेगा किसके साथ में, मम्मी के साथ में रहेगा या पापा के साथ में रहेगा? हाँ, अगर डेथ हो गई तो पापा के मतलब किसी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि दोनों का डाइवोर्स हो गया, तो एक प्रकार से तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सिंगल पेरेंट हो गई, हाँ इन विच अ सिंगल पेरेंट इधर मदर और फादर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे धीरे मतलब कि क्या कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें समझना होता है, ये सब एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स हैं। In recent times, women are increasingly seeking employment outside thus creating another type of family in which both parents work. तो अब जब क्या कहते हैं कि जब दोनों ही पेरेंट्स काम कर रहे होंगे, तो दोनों ही पेरेंट्स के ऊपर उतना ही स्ट्रेस होगा। हाँ, दोनों ही क्या कहते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स के ऊपर उतना ही स्ट्रेस होगा। द स्ट्रेसर्स व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग आर क्वाइट द सेम एट द सिंगल वर्किंग पेरेंट, मतलब कि सिंगल वर्किंग पेरेंट हो या बोथ हो, तो वही सेम ही लगभग लगभग क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेस होगा वो सेम ही होगा। नेमली टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, कैसे वो क्या कहते हैं कि बच्चे का केयर करेंगे। पहला चीज, उसका स्कूल वर्क कैसा हुआ, बच्चे का नहीं हुआ, बच्चे की बीमारी कैसी है, कैसे वो अपने वर्कलोड से कैसे वो क्या कहते हैं कि जूझ रहे हैं, कैसे नहीं ऑफिस का काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे वर्कलोड होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब एडल्टहुड के चैलेंजेस हैं, हमने जैसा कि बताया करियर एंड वर्क, पेरेंटिंग, ये सारी चीजें आ गई। डिस्पाइट द स्ट्रेसेस associated with parenting, it provides a unique opportunity for growth and satisfaction। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या स्ट्रेस ही स्ट्रेस है क्या, क्या बच्चे पैदा होने के बाद में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है क्या, क्या जॉब मिलने के बाद में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है क्या, क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्ट्रेस ही स्ट्रेस के अलावा हमारे पास में क्या है, स्ट्रेस तो आया ही आया। हाँ, स्ट्रेस मतलब तनाव, उसके साथ में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, ग्रोथ करेंगे और अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल बन सकेंगे कि कैसे हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हाँ, कैसे हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, और एक एडल्टहुड को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल चेंजेस।
फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मिडल एजेस आर कॉज्ड बाई मेच्योरेशनल चेंजेस इन द बॉडी। तो देखो क्या होता है कि अब जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, हमारे बॉडी में क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। वो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, हमारे मेच्योरिटी के कारण से होते हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, मतलब हमारे देखने में, इन सब चीजों में। दो इंडिविजुअल्स में वेरी इन रेट एट विच दीज चेंजेस अकर। हो सकता है कि अलग अलग लोगों में ये चेंजेस अलग अलग हो। हाँ, हो सकता है कि ये क्या कहते हैं कि ये जो चीजें हैं वो लोगों में अलग अलग हो। ऑलमोस्ट ऑल मिडल एज्ड पीपल नोटिस ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन। हाँ, डिटेरियोरेशन। तो क्या होता है कि जितने भी मिडल एज्ड पीपल होते हैं, लगभग लगभग सब में ही यही क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का लॉस होना इन द सम एस्पेक्ट्स ऑफ दियर फिजिकल फंक्शनिंग। जैसे क्या कहते हैं कि उनकी आंखें कमजोर होने लगती हैं। हाँ, किसी भी चीज को घूरने की क्षमता, ग्लेयर टू सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, हियरिंग लॉस एंड चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, रिंकल्स आने लगते हैं, बाल भूरे होने लगते हैं। हाँ, बाल पतले होने लगते हैं, वेट में क्या होता है, वेट गेन करने लगते हैं। ओके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक एडल्ट के साथ में, अब देखो सबसे पहला तो उसको क्या कहते हैं कि हमने बता दिया मैरिज, फिर उसके बाद में करियर एंड वर्क, हमने ये बात कर ली, पेरेंट बन गया, लेकिन अब उसके बाद में और भी चीजें होती हैं, फिजिकल चेंजेस। तो वही कह रहे हैं कि डू कॉग्निटिव एबिलिटीज चेंज ड्यूरिंग द एडल्टहुड। तो क्या सोचने वाली चीजें भी, क्या कहते हैं कि क्या सोचने की क्षमता में भी कोई चेंजेस आते हैं, क्या सोचने की क्षमता में भी कोई चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। इट इज बिलीव दैट सम कॉग्निटिव एबिलिटीज डिक्लाइन विद एज, वाइल कुछ कुछ क्या होती हैं कि कम होती हैं और कुछ कम नहीं होती हैं। क्या कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होती हैं, कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज कम नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। हमने वो क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, डू कॉग्निटिव एबिलिटी चेंजेस इन एडल्टहुड। क्या एडल्टहुड में कॉग्निटिव एबिलिटी चेंज होती है? ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला चीज, कुछ कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन होती है। हम्म, तो वही लिख देंगे। सबसे पहला सबसे पहला क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि इट इज बिलीव दैट इट इज बिलीव्ड दैट सम कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्लाइन ड्यूरिंग एडल्टहुड। यहाँ भी लिख दीजिए ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडल्टहुड, वाइल अदर्स नॉट। मतलब कुछ जो होती हैं वो तो चेंज होती हैं, और कुछ क्या कहते हैं कि चेंजेस नहीं होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहला, डिक्लाइन मेमोरी इन मोर टास्क इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म मेमोरी देन शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी कि इस टाइम पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी तो अच्छी होती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, डिक्लाइन मेमोरीज मोर इन टास्क इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म, यानी कि क्या कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वाले में, लॉन्ग टर्म टास्क में क्या होगा कि डिक्लाइन इन मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, डिक्लाइन इन मेमोरी
मोर इन लॉन्ग टर्म टास्क देन शॉर्ट टर्म टास्क। ओके, सबसे पहला डिक्लाइन इन मेमोरी मोर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म टास्क, मोर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म टास्क देन शॉर्ट टर्म टास्क, यानी कि जो मेमोरी क्या होगी, लॉस किस में ज्यादा होगी, लॉन्ग टर्म रिलेटेड, जो लॉन्ग टर्म टास्क होंगे उससे रिलेटेड मेमोरी में ज्यादा लॉस होगा, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होंगे उसमें क्या कहते हैं कि कम लॉस होगा। इतना बात समझ आए? फॉर एग्जाम्पल, अ मिडल एज्ड पीपल पर्सन कैन रिमेंबर द टेलीफोन नंबर इमीडिएटली आफ्टर सी और ही has heard it, but it may not remember it so efficiently after few days। तो क्या होता है कि एक जो एडल्ट होगा ना, वो नंबर क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से बड़ी जल्दी से याद कर लेगा, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि वो उसको भूल भी सकता है। तो एग्जाम्पल भी हम ऐसे लिख देंगे, क्या लिखा था यहाँ पे, एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा है वही हम लिख देते हैं कि a middle aged people, a middle aged people aged person can easily learn huh, or the telephone number for telephone number when he or she heard it, but it may be he or she it may he or she not be remember the same after few days। तो हो सकता है कि भाई, हाँ ये भी तो हो सकता है कि वो अपने क्या कहते हैं कि नाम को, या क्या कहते हैं कि सॉरी अपने उस नंबर को हो सकता है कि बड़ी जल्दी से याद कर लिया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आगे चल करके भूल जाए जल्दी से ही। तो ये सारी चीजें भूल जाए जल्दी से मतलब कि कुछ दिनों के बाद हम याद नहीं कर पाए, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें नहीं जा पाती। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये बता रहे आगे, वाइल विजडम, मेमोरी की बात तो हो गई, मेमोरी ने शो कर दिया कि क्या कहते हैं कि डिक्लाइन, मेमोरी टेंड्स टू शो ग्रेटर डिक्लाइन, वाइल विजडम में इंप्रूव विद एज। तो क्या होता है, इसमें तीसरा पॉइंट लिख देंगे, विजडम improves with age of the adulthood। मेमोरी तो लॉस होती है, लेकिन एडल्टहुड में क्या होता है, विजडम क्या होता है कि इंप्रूव होता है। ओके, विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता। रिमेंबर दैट, यहाँ पे ध्यान में क्या रखने वाली बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन इंटेलिजेंस एट एवरी एज। तो देखो क्या होता है कि हर एक एज में क्या होता है, हर एक एज में, क्या लिखा हुआ, हर एक एज में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। हाँ, इंटेलिजेंस में क्या होगा, हर एक एज में डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, नॉट एज एज नॉट ऑल चिल्ड्रन आर एक्सेप्शनल, नीदर डू ऑल एडल्ट्स शो विजडम। तो सारे के सारे एडल्ट भी क्या कहते हैं कि विजडम नहीं शो कर सकते, क्योंकि सबका अलग अलग एज में ये सारी चीजें होंगी। तो हमने ये बातें भी कर ली। तो ये एडल्टहुड के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, ये था एडल्टहुड के बारे में। ओके,
तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, क्लियर कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, कैसे कैसे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही हैं। ओके, ये था क्या कहते हैं कि एडल्टहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम। एडल्टहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम था कि कैसे कोई भी एडल्टहुड को क्या क्या समस्या होती है। हाँ, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब देखते हैं कि फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, ओल्ड एज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका क्या टॉपिक है, ओल्ड एज। तो सबसे पहला चीज, अभी हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मैं एक इस क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या समझना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाई, व्हाट आर द challenges faced by and by individuals on the entry to। जो अभी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब कोई भी पर्सन एडल्टहुड में एंटर करता है तो उसको कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो अब समझते हैं कि सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑन द एंट्री टू एडल्टहुड, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्या, एडल्टहुड का डेफिनेशन लिख देंगे। एडल्ट का क्या करेंगे, इसमें एडल्ट का डेफिनेशन लिख देंगे। क्या बताएंगे, एन एडल्ट इज अ पर्सन, जैसा कि हमने पीछे ही बताया था, एन एडल्ट इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्या था, हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर रिस्पॉन्सिबल के बाद में क्या था, बोलो, मेच्योर। मेच्योर के बाद में क्या था, बोलो, मेच्योर के बाद में क्या था, सेल्फ सपोर्टिंग। सेल्फ सपोर्टिंग और सेल्फ सपोर्टिंग एंड अगला क्या था, याद है आपको, अगला था वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी। वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी, तो यही हमने पढ़ाया था। हाँ, यही तो बताया था कि क्या कहते हैं कि जो एडल्ट होगा ये बातें होंगी। अब देखो क्या होता है कि हमने आगे इसमें पॉइंट बताया था कि इन अर्ली एडल्टहुड, मैंने बताया था इन अर्ली एडल्टहुड में क्या होते थे, टू मेजर टास्क। दो मेजर टास्क कौन कौन से थे, टू मेजर टास्क ऑफ एडल्ट क्या थे, मैंने बताया था सबसे पहला चीज क्या बताया था, याद करो, बोलो, क्या बताया था, सबसे पहला चीज क्या बताया था, सबसे पहला बताया था एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज। याद आया क्या, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, किसके लिए, फॉर एडल्ट लिविंग, अपने रहने के लिए, ठीक है, फॉर एडल्ट लिविंग, अपने रहने के लिए पॉसिबिलिटीज को ढूंढना। दूसरा एक्सप्लोर करना। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, ये भी आपको याद है, दूसरा क्या था, क्या बताया था, याद करो, डेवलपिंग, क्या, डेवलपिंग इन अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर। ये दो मेजर टास्क थे। दो मेजर टास्क कौन थे, ये दो मेजर टास्क थे। ओके, ये दो मेजर टास्क थे, लेकिन क्या इतने पे ही खत्म हो गया था, नहीं सर, इतने पे तो खत्म नहीं हुआ था। फिर क्या था, फिर मैंने बताया भी था
कि आगे क्या होता है कि ट्रांजिशन जो होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, जो अ ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू, मतलब कि ये कहते हैं कि डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस हुआ। कैसे हुआ? तो एक तो इसमें मैंने बताया था ध्यान में रखना होता है करियर। क्या ध्यान में रखना होता है? करियर एंड वर्क। तो सबसे पहला फेज जब कोई भी एडल्टहुड आता है तो उसमें सबसे पहला फेज क्या आ जाता है? करियर एंड एडल्ट। तो इसमें क्या होता है? करियर एंड वर्क में क्या होता है? एडल्ट्स गेट, जितने भी एडल्ट होते हैं, एडल्ट्स गेट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, एडल्ट्स गेट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क। उनको वर्क पे नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती। दूसरा, दे हैव टू एडजस्ट, दे हैव टू एडजस्ट विद न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन। नए नए चैलेंजेस आएंगे, उनके साथ में क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। तीसरा चीज, तीसरा चीज क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और हाँ, और क्या कहते हैं कि हमने बताया था कि एक्सपेक्टेशंस को भी, एक्सपेक्टेशंस को भी क्या करना पड़ता है? फुलफिल करना पड़ता है। तो वैसे ही आ गया, देयर आर एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग डिफरेंसेस। और फिर क्या होता है? एडजस्टमेंट। फिर और क्या होता है? प्रूविंग वंस, क्या? प्रूविंग वंस कंपीटेंस। कंपीटेंस का मतलब मैंने बताया था वहां पे क्षमता। एंड एंड कोपिंग विद, कोपिंग विद, हाँ क्या था? कोपिंग विद एक्सपेक्टेशन के साथ में क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस के साथ में भी होना पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस, कोपिंग विद एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड, हाँ, ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड सेल्फ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या करना पड़ता है भाई यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज देखिए क्या हो रहा है कि हमेशा इस चीज में बंधे रहना पड़ता है। इस चीज का एक प्रकार से क्या होता है? देयर आर एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग डिफरेंसेस, एडजस्टमेंट। एप्रीहेंशंस का मतलब क्या होता है? एक डर बना रहता है। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है शक बना रहता है, एक डर बना रहता है, एक प्रकार से बाधा रहती है। क्या कहते हैं कि एक बंध जाते हैं किससे? डिफरेंसेस से। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने आप को हमेशा बार बार प्रूव करना पड़ता है, अपनी कैपेसिटी प्रूव करनी पड़ती है। प्रूविंग वंस कैपेसिटी मतलब अपनी कैपेसिटी को बार बार प्रूव करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझिए कि ये होता है एडल्ट के साथ में एक प्रॉब्लम होगी। ओके, वंस कैपेसिटी, यहाँ तक बात समझ आई? ओके, तो ये था। सेकंड में क्या था? सेकंड भी बताया था, एक और बताया था। अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब अभी इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें मैंने बताया था आपको। इसमें और एक था मैरिज
पेरेंटहुड एंड फैमिली। अब इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे, एडल्ट हैव टू मेक एडजस्टमेंट। हाँ, क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब किसी और के साथ में जीवन बिताना पड़ता है। एडल्ट हैव टू मेक एडजस्टमेंट। हाँ, वाइल एंटरिंग अ मैरिज। जब वो किसी से शादी करते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है भाई? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैरिज रिलेशन। एंड नो डियर। अब वो अपने पति या पत्नी को जानने की कोशिश करेंगे। नो डियर स्पाउस। ओके। एंड कोप विथ कोप विथ ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये पहला समस्या आ गया। हाँ, दूसरा चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? शेयर होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव टू बी शेयर्ड। एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, शेयर करनी पड़ेगी। हैव टू बी शेयर्ड विद ईच अदर। इफ बोथ आर वर्किंग, अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्या करना पड़ेगा? उनको शेयर करना पड़ेगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि अब जब पेरेंट बन जाते हैं, हमने बताया तो वर्किंग के बाद में क्या होता है? पेरेंट। जब पेरेंट बन जाते हैं, पेरेंटहुड इज डिफिकल्ट। जब वो पेरेंट बन जाएंगे, पेरेंटहुड इज डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल। ओके। ट्रांजिशन इन यंग एडल्ट, एक प्रकार से ये डिफिकल्ट ट्रांजिशन होता है जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं, यंग एडल्ट्स। ओके। यंग एडल्ट्स में एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं तब भी यहाँ पे। नेक्स्ट, इसी में आगे हम बता दे सकते हैं कि अब ये स्ट्रेस कितना डिपेंड करता है। ये स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन। ये जो स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स मैंने बताए थे, जैसे सच एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि, हाँ, इस बात पे भी समझ, ये इस बात पे भी एक क्या कहते हैं कि फर्क पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था, क्या नहीं कहना चाहता था। अब क्या कहते हैं कि, तो ये था, हमने इसको बता दिया कि एक, मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक और फेस करना पड़ता था प्रॉब्लम, उसको भी लिख देते हैं। एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती थी। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिंगल पेरेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड एज ए सिंगल पेरेंट इफ इफ स्पाउस और इफ डेड और डाइवोर्स्ड, अगर मान लो कि डेड या डाइवोर्स हो चुका है तो फिर क्या होगा, उनको सिंगल पेरेंट की तरह बच्चों को संभालना पड़ता है। तो ये बातें थी। तो अभी तक हमने देखो यहाँ से जो ये हमने टॉपिक पढ़ा, इसका आंसर ये था, पांचों पॉइंट्स हमने मतलब कि इसको बढ़िया से, एक ये 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑन एंट्री टू एडल्टहुड। तो एंट्री टू एडल्टहुड में क्या क्या चैलेंजेस होंगे वो हमने आपको बता दिए। तो कभी कभी एक और पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेजर एजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या होंगे वो आप बता दीजिएगा। क्या यहाँ से यहाँ तक फिजिकल चेंजेस लिखे हुए हैं, व्हाट आर दी फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है भाई, सबसे पहला होता है कि कहते हैं कि मेच्योर, अच्छा ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, मेच्योरेशनल चेंजेस इन द बॉडी। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मिडल एजेस आर कॉज्ड बाई। अब मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी होगा, व्हाट आर दी causes of physical changes in middle aged people। तो क्या होगा, फिजिकल चेंजेस के क्या कहते हैं कि मिडिल एज्ड पीपल में कैसे किसकी वजह से होते हैं, दीज चेंजेस अगर, दीज चेंजेस का मतलब फिजिकल चेंजेस, दीज चेंजेस इन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिजिकल चेंजेस क्या है, दीज फिजिकल चेंजेस इन मिडिल एज्ड पीपल अकर ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, मेच्योरेशनल चेंजेस इन दियर बॉडी, उनके बॉडी में क्या होता है, मेच्योरेशनल चेंजेस आते हैं इसकी वजह से। ओके, फिर इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स में वेरी इन द रेट एट विच दीज चेंजेस अकर, दो मतलब कि कौन से पीपल में कब हो रहा है, कितना हो रहा है वो होता है। अब क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल मिडल एज्ड पीपल नोटिस ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग। जैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिक्लाइन इन विजन, क्या होता है, डिक्लाइन इन विजन, देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। और फिर क्या होता है, अगला क्या होता है, डिक्लाइन इन विजन। ओके, सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, decline in sensitivity to glare, decline in sensitivity to glare। ठीक है, तो यहाँ तो तीसरा, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लिख देंगे क्या कहते हैं कि हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस। और पांचवा पॉइंट आता है कि फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने लगता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसे, फिजिकल अपीयरेंस मतलब दिखने में, लाइक रिंकल्स आ गए, फिर उसके बाद में ग्रे हेयर, ये सारी समस्याओं से फिर क्या कहते हैं कि जूझना पड़ता है। ओके, तो ये मिडिल एज पीपल में ये सारे चेंजेस होते हैं।
तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो पढ़ा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए, और ये सारे क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए और सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न कर लीजिए। ये सारी चीजें हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें जो जितने भी पार्ट थे उसमें से हमने एक पार्ट पढ़ा, उस पार्ट का नाम है एडल्टहुड। ओके, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा आप पूछ। ओके।